नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। और ये आपका पेपर जो है ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर नंबर सेट हो जाता है 17, क्योंकि इसके पहले हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर आप लोगों ने वो पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वो पेपर से आसानी से देख सकते हैं। और अगर इसकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप शोभित एकेडमी पर जाने के बाद आप इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल में निम्नलिखित गुणों में किसका प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन आपका होता है, देखिए इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, पृष्ठ तनाव का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, किसी भी द्रव की सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। चूंकि गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल सभी आकारों में न्यूनतम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। वे गैसें जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक, उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, जलवाष्प आदि प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है, हेमाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो आपका है वो खनिज धातु नहीं है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। जिप्सम एक धात्विक खनिज नहीं है, यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं, जबकि बॉक्साइट एल्युमिनियम तथा लिमोनाइट एवं हेमेटाइट लोहे के खनिज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा द्रव है, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर या फास्फोरस। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है यहाँ पर अधातुओं में से द्रव है, यहाँ देख सकते हैं नीचे भी लिखा भी गया है। आवर्त सारणी के 7वें वर्ग का तत्व ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र अधातु तत्व है, जबकि पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। ठीक है, पारा धातु है, द्रव के रूप में पाई जाती है, अधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की, आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या मैरी क्यूरी ने। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी, यानी कि मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। रेडियम की खोज दिसंबर 1898 में मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की थी, जबकि रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापमान, रेडियोधर्मिता या जीवाणुक क्रिया। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए, यानी कि अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है, देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। स्टोन कैंसर पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे धूल गंदगी के परतों पर पानी की क्रिया होने से होने वाले हानिकारक प्रभाव को कहा जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे गंदगी में सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम आदि पानी से क्रिया करके उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राइन है NaCl का संतृप्त विलयन, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन, Na2SO4 का जलीय विलयन। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि NaCl का संतृप्त विलयन। ठीक है, ब्राइन क्या है, NaCl का संतृप्त विलयन, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। ब्राइन यानी कि नमक NaCl का उच्च सांद्रता संतृप्त वाला विलयन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैसें हैं, एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि एसिटिलीन, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है।
हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन के कारण पकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है 40, 78%, 21.5 या 3%। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 78%। वायु में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, उसकी मात्रा होती है 78%। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो है गैसों का एक विशाल आवरण वायुमंडल होता है। ठीक है। वायुमंडल के विभिन्न गैसों की मात्रा प्रतिशत में निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन होती है 78.03, ऑक्सीजन होती है 20.99, आर्गन होती है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03, हाइड्रोजन होती है 0.01 तथा अन्य निष्क्रिय गैसें इसमें उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन है ऑक्सीजन का एक यौगिक, ऑक्सीजन का एक अपरूप, ऑक्सीजन का एक समावयव, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है बी, यानी कि ऑक्सीजन का अपरूप। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप। यहाँ देख सकते हैं, नीचे लिखा भी गया है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना तथा वायुमंडल में अल्प मात्रा 0.0000001% में पाए जाने वाला तत्व है, जिसकी अधिकतम सांद्रता समतापमंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में होती है। यह ऑक्सीजन का अपरूप है तथा पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी mp, p²m/2m। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि p²/2m। यहाँ देख सकते हैं हम कैसे निकालते हैं। संवेग होता है p बराबर m × v और गतिज ऊर्जा होती है आपकी 1/2mv²। ठीक है। यहाँ से अगर हम v निकालें तो v बराबर हो जाता है p/m। यहाँ v का अगर हम मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/2m और p²/m²। ठीक है। तो यहाँ से m कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा k बराबर p²/2m। ठीक है। इसलिए सही ऑप्शन आपका इसमें निकल कर आ जाता है डी। या ठीक है, सही ऑप्शन आपका इसमें था डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा होगी, हमें बताना है। ठीक है। सबसे पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों जोड़े गए हैं समांतर समूह में। देखिए इस प्रकार जोड़े गए हैं, आप देख सकते हैं 4, 10 और 20 ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इनका प्रतिरोध निकाल लेंगे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने हल किया है, देख सकते हैं यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो इनका ऐसे तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/r बराबर कितना आ जाएगा, 1/r बराबर आ जाएगा 8/20, काट लेंगे तो आ जाएगा 2/5। तो r का मान आ जाएगा यहाँ पर 2/5। ठीक। और v बराबर होता है i × r। तो हमें v का मान पता है 15 वोल्ट दिया है और i का मान हमें निकालना है। r का मान हमने रख दिया 5/2। तो यहाँ से i बराबर आ जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है। तो परिपथ में जो धारा बहती है 6 एम्पियर की बहती है, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि 6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकी है? सोना, निकिल, लकड़ी या मैग्नीज। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि निकिल। ठीक है। निकिल जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा, निकिल, मैग्नेटाइट आदि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम है वायु में, जल में, निर्वात में या इस्पात में। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि इस्पात में। ध्वनि की चाल जो है अधिकतम इस्पात में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी गया है, ये माध्यम लिखा गया है, इसमें ध्वनि की चालें लिखी गई हैं। वायु में जो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड है, निर्वात में 3463 मीटर प्रति सेकंड है और इस्पात में 5960 मीटर प्रति सेकंड है। अतः जो ध्वनि की चाल है सर्वाधिक इस्पात में होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कांच के एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, हमें बताना है। विद्युत आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि धन आवेश। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर धनात्मक आवेश जबकि रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा हमें बताना है। 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश या 120 अंश। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है डी यानी कि 120 अंश। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। यदि हम आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को कोण से घुमा दें तो परावर्तित किरण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं परावर्तन कोण बराबर होता है 2 गुणे आपतन कोण, यानी कि 2 गुणे 60 हो जाएगा, तो 120 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसलिए सही ऑप्शन में निकल कर आता है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल या कोयला? तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है हो जाता है सी यानी कि भूजल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। भूजल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीनीकरण ऊर्जा है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल? सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है सी यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। पदार्थ और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर होता है m इंटू वी, तो m बराबर यहाँ से हमने हो सक जाएगा P/v। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन इसमें आपका जो हो जाता है C हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁹। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी यानी कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है 1 नैनोमीटर जो होता है दूरी का सूक्ष्म इकाई है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। सेंटीमीटर में हो जाता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक्स किरणों का आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने, रॉन्टजेन ने, मैक्सवेल ने या टार्सेली ने? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी यानी कि रॉन्टजेन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। बी ऑप्शन सही हो जाता है, देख भी सकते हैं। एक्स किरणों की खोज प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक विलियम रॉन्टजेन ने की थी। 1909 में इन्हें एक्सरेज की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक या जूट? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी यानी कि एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है वो प्राकृतिक रेशा नहीं, यहाँ देख भी सकते हैं। एक्रिलिक कृत्रिम रंग का एक प्रकार होता है, जबकि अन्य सभी प्राकृतिक रेशे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदरक रूपांतरण है तने का, जड़ का, पत्ती का या फल का? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए यानी कि तने का। अदरक जो है तने का रूपांतरण है, यहाँ देख भी सकते हैं। हल्दी, अदरक, आलू आदि तने के रूपांतरण से तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से, थैलेमस से, पंखुड़ी से या बाह्यदल से? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है ए यानी कि अंडाशय से। वास्तविक फल जो होते हैं वो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए नीचे लिखा भी गया है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फल जिनके बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है सत्य फलन कहलाते हैं। ठीक है, और यदि फल बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि भाग लेते हैं तो उसे कहा जाता है असत्य फल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है क्या कहलाता है? आपको बताना है कौन होता है। सरसों का होता है, धनिया का होता है या फर्न का होता है या पेटूनिया का होता है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी यानी कि फर्न का। ठीक है, फर्न जो होता है वो बीज के अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। फर्न एक अपुष्पी पौधा है जिसका प्रजनन बीज की अपेक्षा बीजाणुधानी से होता है। इसकी बीजाणुधानियाँ पत्तियों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन या लौह?
तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ए यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, प्रोटीन संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैव कोशिकाएं नया प्रोटीन उत्पन्न करती हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है? रिकेट्स, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस या कॉलरा? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी यानी कि कॉलरा। कॉलरा जो है वो गैर संचारी रोग नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, कॉलरा यानी कि हैजा एक संक्रामक संचारी रोग है जो प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है, जबकि अन्य सभी गैर संचारी रोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं जीवाणु से, फफूंद से, शैवाल से या नीलहरित शैवाल से? सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी यानी कि फफूंद से। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक कारकों का एक समूह होता है जिसकी उत्पत्ति फंगस से हुई है। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन में आपका जो था वो बी निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए यानी कि विटामिन। विटामिन जो है इसमें ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी प्रति ग्राम वसा से 9 किलो प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि विटामिन शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए को कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है? कोडान, म्यूटान, इंट्रान या एक्जान? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी यानी कि एक्जान। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्जान कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं लिखा भी गया है, डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। इनके कोडेड सेगमेंट को एक्जान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सिलिकॉन, सोडियम, कॉपर या कैल्शियम? तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी यानी कि कैल्शियम। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुख्य पोषक तत्व दिए गए हैं, गौण पोषक तत्व दिए गए हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व दिए गए हैं। यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, यहाँ है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। उसका सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान या क्लोरीन। ठीक है, इस प्रकार ये मुख्य पोषक तत्व हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार आपका जो प्रैक्टिस सेट था यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर ये कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपके पेपर में भी 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी पर जाने के बाद आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सारे पीडीएफ जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके जो साइंस का पेपर होता है 30 नंबर का, उसमें 25+ मार्क आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।